स्टूडेंट, आज हम देखेंगे संसाधन और विकास के अंतर्गत संसाधन प्रबंधन। ठीक, तो हमें प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए को नियोजित कर, ठीक है, इसका क्या है, प्रबंधन करना आवश्यक होगा, जिससे क्या है, वर्तमान में आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति संभव हो सके। ठीक है, संसाधनों का जो प्रबंधन है वो हमें करने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका क्या होगा, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे और संसाधन क्या है, समाप्त हो जाएगा। इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम आगे भविष्य के लिए संसाधन को उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम प्रबंधन संसाधनों का। ठीक है, तो उसे फर्स्ट देखते हैं हम इसके उपाय के लिए क्या करेंगे, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देंगे। ठीक है, तो जिन संसाधनों से प्रदूषण क्या है, वैकल्पिक संसाधन हुआ। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उन्हें क्या कहेंगे हम, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग ना करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए रखने की जाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संसाधनों का नवीकरण करना। ठीक है, इसे करने के लिए क्या, पर्यावरण संबंधित कई नियमों और मापदंड को बनाए गए हैं, इस नियमों का पालन करना और करवाना जरूरी। उदाहरण देखते हैं हम, कचरों को अलग करके पुनर्चक्रण करना, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण करके उपकरण लगाने पर सख्ती करना। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार क्या, सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। ठीक है, वेस्ट जो कचरा है उसका ट्रीटमेंट करके उसका अलग से जो खाद वगैरह है वो बनाया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, संयंत्र स्थापित करना, तो विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, लैंड, क्रोमियम आदि। तीसरा पॉइंट है, संसाधनों का समुचित उपयोग करना। आज जिस प्रकार से भौतिक सुधार को प्राप्त करने की होड़ मची हुई, ठीक है, इससे क्या है, संसाधनों का उपयोग बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ लोग जरूरत से भी ज्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करने लगे। उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे, जो पृथ्वी के लिए इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक की लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, ऐसा किसने, गांधी जी ने कहा था। तो देखते हैं हम संसाधन प्रबंधन के लिए के नए मौके और चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो देखते हैं हम संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत हम एक केस का अध्ययन करते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ठीक है, तो पंजाब में क्या है, हरिएक बांध से यह नहर निकाली गई। तो यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। तो इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उप नहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। तो इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां क्या है, यहाँ नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। अतः क्या हुआ, हवा द्वारा जो मिट्टी का कटाव है अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 सेल्सियस तक हो जाता है और औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक, तो उसमें विकास कार्य तो देखते हैं, चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से शुरू हुई। तो नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया और वनीकरण और चारागाहों का विकास हुआ है। तो सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा, ज्वार की खेती होती थी, वहां अब गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है।
ठीक, तो इसके साथ ही क्या हो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे। तो सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये हुआ इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। यहाँ तक आपका जो लेसन है संसाधन और विकास वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है बच्चों।